हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। बच्चों, ये चैप्टर 6 अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले ले रहा हूँ। बाकी चैप्टर भी वाटर और एग्रीकल्चर और बीच के जो चैप्टर है उनको स्किप करा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या है कि भाई ये इंपॉर्टेंट और बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन था इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इसलिए उसको पहले ले रहा हूँ। बाकी चैप्टर तो कर ही ले रहे हो आप लोग अब खुद से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है ये चैप्टर, इसमें बेसिकली आपको समझना है कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में और उन मेजर इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या यूनिक बात है। देखो, ये चैप्टर से 1 मार्कर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, तो इससे को पढ़ना वैसे ही है जैसे 1 मार्कर से कुछ यूनिक चीज़ें, जो चीज़ें आती हैं उनको स्किप करो, वो तो ऑलरेडी पता है ना। अब 1 मार्कर सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग और थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले एक बार इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की समझ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एकदम से समझ में नहीं आती है बात। देखो, manufacturing industry not only help in modernizing agriculture, which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence on people on agricultural income. Basically manufacturing industry ना सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, बल्कि हमारी जो पॉपुलेशन जो सिर्फ एग्रीकल्चर पर इनकम के लिए डिपेंडेंट है उसको कम कर देती है। यानी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम के लिए एग्रीकल्चरल या फार्मिंग पर ही नहीं डिपेंडेंट होते, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी खत्म होगा हमारे देश में, है ना। तो ये एक चीज़, दूसरी चीज़ आ जाती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स expand trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से एक्सपोर्ट होता है और इस एक्सपोर्ट की वजह से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन रिजर्व आता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म मटीरियल, दे रॉ मटीरियल इनटू फिनिश गुड्स हैव हायर वैल्यूज आर प्रॉस्परस। यानी ऐसे देश जो कि एक नॉर्मल रॉ मटीरियल को, मान लो आपने गेहूं को आपने बिस्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब गेहूं का 1 किलो का बैग हो सकता है शायद, आई एम नॉट इफ 40 रुपये का हो, राइट। 1 किलो का बैग 40 रुपये का हो, लेकिन वहीं मात्र 100 ग्राम का बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का मिलता है। तो 1 किलो बिस्किट के कितने हो जाएंगे? ऑलमोस्ट 100 रुपये, राइट। या तो आप सोच लो, इस तरीके से आप एक हायर वैल्यू क्रिएट कर सकते हो रॉ मटेरियल की इनटू बाय मेकिंग इट अ फिनिश प्रोडक्ट। अब जैसे सिंपल लेदर है, लेदर को क्या हो जाएगा, लेदर का जो रेट होगा और फिनिश्ड जूते का जो रेट होगा, कंपैरेटिवली दोनों में फ़र्क होगा ना। वैसे ही सिर्फ कपड़े का या कॉटन का जो रेट होगा, इंस्टेड ऑफ जो कॉटन का कपड़ा बिकता है, अब ब्रांडेड कपड़ा हो गया तो और भी महंगा बिकेगा। तो इस तरीके से तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की पहला चीज़ ये हो गई कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की को मॉडर्नाइज करती है, उसके साथ साथ लोगों की जो एग्रीकल्चर इनकम पर हैवी डिपेंडेंस है उसको ख़त्म करती है। दूसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इरेडिकेट होती है। तीसरा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करने से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है। चौथा, कि जो कंट्री रॉ मटेरियल को हायर वैल्यू के फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, दोज कंट्रीज आर जनरली प्रॉस्परस और डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। हमारे देश में एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन आ सकता ना, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक्सप्लेन। बेसिकली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है इंडस्ट्री पर और इंडस्ट्री डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। Like the agro industries in India have given major boost to agriculture. At the same time, agriculture has given major boost to those agricultural industries. And they're dependent on the later for raw material. Industries agriculture पर dependent होती हैं raw material के लिए, और instead कई बार कुछ इंडस्ट्रीज इरीगेशनल पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये भी बनाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा देखने वाली बात है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आगे आने वाली हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप बने रहिए और ध्यान देते रहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल से क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। अब देखो, हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ लेते हैं हल्का सा। ये इसमें थोड़ा सा बच्चों को डाउट था कि क्लासिफिकेशन कट है या नहीं है, बट देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये क्लासिफिकेशन 2023 की बुक में इन केस आ गया तो देख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री,
क्लासिफिकेशंस के कुछ टाइप्स हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग बेसिस पर, ठीक है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, मिनरल बेस्ड। कॉटन, वूल एंड जूट, सिल्क जो एग्रीकल्चर से आता है दैट्स एग्रो बेस्ड। मिनरल बेस्ड जो माइनिंग से आता है, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन वगैरह वगैरह। मेन रोल के हिसाब से बेसिक या की इंडस्ट्री, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम, ये बेसिक इंडस्ट्रीज में आती हैं। फिर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री आती हैं, जैसे कि जो कंज्यूमर्स के लिए डायरेक्टली गुड्स बनाती हैं, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैन एक्सेट्रा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पैसा कितना लगा हुआ है, कुछ होती है स्मॉल स्केल, कुछ होती है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हो गई, लार्ज स्केल जिसमें ज़्यादा पैसा लगा हुआ है ना। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्री लाइक BHEL, सेल। प्राइवेट सेक्टर लाइक टिस्को, बजाज, डाबर, प्राइवेट इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर जिसमें थोड़ा पैसा सरकार का, थोड़ा प्राइवेट लोगों का लगा हुआ है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, राइट, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जैसे कि अमूल और दूध वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं या लोकल कंज्यूमर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाकर उन इंडस्ट्रीज़ को शुरू करा है, यानी पैसा लगाकर, ठीक है। बाकी वेट के हिसाब से हैवी इंडस्ट्री, लाइट वेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं। हैवी इंडस्ट्री जिसमें हैवी काम होता है, बड़ा काम होता है, आयरन एंड स्टील। लाइट वेट इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिकल गुड्स, लाइट गुड्स प्रोड्यूस करने वाली, इलेक्ट्रिकल सामान प्रोड्यूस करने वाली, दे आर। ये क्लासिफिकेशन है, बहुत बेसिक है, छोड़ना नहीं है। कई बार बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि कट है नहीं है, तो 2 मिनट में देख लिया आपने। एग्जाम्पल पूछेगा तो लिख लोगे, ऐसा कोई टेंशन की बात है नहीं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं, जिनका रॉ मटेरियल डायरेक्टली एग्रीकल्चर से आता है। इसमें कौन कौन से आ जाती हैं? इसमें बेसिकली आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन इंडस्ट्री, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई यानी कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, जिसमें टेक्सटाइल में अब आपके बहुत तरीके के वो आते हैं कपड़े, जैसे कि जूट भी एक कपड़ा है, बन जाता है, जूट से भी कपड़ा बना जाता है, और भी बड़ी तरह सिल्क है ना। ये सारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। सो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडिया। अब जो चीज़ पता है उसको नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ नहीं पता उसको ध्यान दो एक बार। बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्री प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। दैट इज वैल्यू चेन। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से बन सकता है, यानी रॉ मटेरियल से लेकर हाईएस्ट वैल्यू का प्रोडक्ट बनाने तक ये पूरी सारा काम एक इंडस्ट्री में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यानी पूरी सेल्फ रिलायंट कंपनी इंडस्ट्री, किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है इस इंडस्ट्री में। फाइबर बनाने से लेकर गारमेंट बनाने तक सारा काम एक ही इंडस्ट्री में होता है। क्या क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडिशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फाइबर प्रोडक्शन होता है जिसमें रॉ फाइबर आता है खेत से, फिर उसमें स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है। स्पिनिंग से मतलब धागा बनाना, और धागे से फैब्रिक बनाना, निटिंग या वीविंग कह सकते हैं इसको। और फिर उसी फैब्रिक को क्या बनाया जाता है? डाइंग करा जाता है, और फिनिश करके बाद में गारमेंट मैन्युफैक्चर करके गारमेंट बना दिया जाता है, यानी कपड़ा बना दिया जाता है। यानी कोई भी कोट पैंट जो भी बनाना है वो बना दिया जाता है, ठीक है। तो रॉ फाइबर प्रोडक्शन होता है, स्पिनिंग से स्पिनिंग यानी धागा बना जाता है, यार्न मतलब धागा, वीविंग और निटिंग फैब्रिक होता है, और डाइंग एंड फिनिशिंग होती है, और गारमेंट बना दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉटन टेक्सटाइल होती है। कॉटन टेक्सटाइल में आपको ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि इंडिया में पहले ये जो चीज़ें थी हाथ से होती थी, जिनको हम हैंडलूम वीविंग भी कहते थे। अरे कहाँ चले गया, ठीक है। 18वीं सेंचुरी के बाद से इसमें पावर लूम्स का यूज़ होना लगा। पावर लूम यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन पावर लूम्स। और बेसिकली मिल मेड क्लोथ से हमारे जो इंडियन लोग थे उन लोगों को बड़ा ही तगड़ा कंपटीशन मिला, जो इंग्लैंड से आने वाला मिल से बना हुआ कपड़ा था, मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। जो चीज़ इसमें याद रखने वाली है वो ये बात है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। कब? 1854 में लगाई गई थी। मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब महाराष्ट्र एंड गुजरात ही मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा कॉटन होता है। याद करो चैप्टर सॉइल वाला, और वो सेम चीज़ आपके एग्रीकल्चर में भी आएगी, इंटरकनेक्ट कर लो। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, परफेक्ट लोकेशन बना देता है महाराष्ट्र और गुजरात को, ठीक है। तो भाई कॉटन है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, लेबर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट के जैसे परफेक्ट वेदर मिल जाता है। तो इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंकेड, ये बाकी तो आप पढ़ लोगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इस तरीके से पढ़ना है कि जिस तरीके से क्विक रिवीजन हो जाए, टाइम कम बचा है ना। तो द इंडस्ट्री हैज़ क्रिएटिंग डिमांड, केमिकल डाइज भी होती हैं वहाँ, डिज़ाइनिंग भी हो रही है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड तमिलनाडु, लेकिन स्पिनिंग यानी धागा बनाना, कॉटन उगाना और धागा बनाना जो है वो इन 3 राज्यों में मेनली होता है। धागा, कॉटन से धागा बनाने का, कॉटन के धागे, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। लेकिन जो वीविंग है यानी उससे कॉटन के धागे से कपड़ा बनाने का जो काम होता है वो सिर्फ इन 3 राज्यों में नहीं होता, वो पूरे इंडिया में होता है। दैट इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि हर जगह की, अलग अलग जगहों की, अलग अलग स्टेट की अपनी खुद की कारीगरी उसमें आती है। जैसे कि लखनऊ की चिकनकारी, वेस्ट बंगाल की अलग तरीके की फैब्रिक है, बनारस के अलग तरीके से डिज़ाइनिंग वीविंग होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें इसमें है। बाकी हैंडस्पन खादी प्रोवाइडर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स, ये आपको पता दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद आ जाता है जूट टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन में आपका कॉटन आ गया, फिर दूसरा जूट आ गया। इंडिया में वेस्ट बंगाल और बाकी दूसरे देश में बांग्लादेश, यानी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ऐसे 2 रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जूट होता है। यहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट ऐसा है, पानी भी बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के बगल में जूट बहुत आसानी से मिल जाता है और इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होता है। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855 एट रशरा। ये आपको याद रखना बात है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये 2 नाम याद रखना, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, ठीक है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया रॉ जूट का। जूट से आजकल बहुत सारी चीज़ें बनती है। अब देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैप भी आ गया, ये मैप भी हमें ध्यान में रखना है। अभी बात करेंगे इस मैप की, पहले हम उसके दूसरी चीज़ हमें ध्यान दे लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, फैक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जूट प्रोडक्शन, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जूट प्रोडक्शन होता है इंडिया में। यानी अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल में है तो क्यों है, किस वजह से। सबसे पहली चीज, जूट प्रोड्यूसिंग प्रॉक्सिमिटी, यानी क्लोजनेस टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस। आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज है क्योंकि पानी भी वहां पर ज्यादा है, हुगली रिवर के किनारे, और जूट भी वहां पर अच्छा होता है। तो पहला, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। कोलकाता से लेकर पूरा आपके इलाहाबाद तक का पूरा इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, प्लस वहाँ पर से कोलकाता के पास है तो भाई इंटरनेशनल वाटर सीज के थ्रू भी पानी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है ना, जूट ट्रांसफ़र हो जाता है ना। उसके अलावा अगर रेलवेज और रोडवेज से भी वेल कनेक्टेड है। वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। जूट को बनाने के लिए काफ़ी सारा पानी चाहिए होता है जो कि इन एरियाज में हाईली अवेलेबल है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर चीप लेबर भी मिल जाता है। प्लस कोलकाता भी उसके पास में है, आपके हुबली रीजन के पास में, तो जिसकी वजह से कोलकाता वहाँ पर बाकी के जो मेजर फाइनेंशियल काम जो होते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज, ये सब जूट को एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर मिल जाती हैं कोलकाता में, राइट। तो प्रॉक्सिमिटी, inexpensive water transport, well connectivity with railways and roadways, abundant water for processing raw jute, cheap labor, कोलकाता as a large urban center। तो क्यों नहीं वहां पर सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में टेक्सटाइल में कॉटन एंड जूट आ गया। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री दूसरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो जाती है। शुगर इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में आपका ना सिर्फ शुगर ही नहीं बनती है, शुगर केन से गुड़ और खांडसारी, ये 2 और प्रोडक्ट बनते हैं शुगर इंडस्ट्रीज में। इसमें क्या होता है, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्रीज बल्की एंड हॉलेज, सुक्रोज कंटेंट इज रिड्यूसेस। तो इसके सुक्रोज कंटेंट्स को रिड्यूस करके बनाया जाता है। मेनली जो मिल्स बनाई हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, बहुत जगह, मतलब जहां पर शुगर केन होता है वहां पर है बेसिकली। लेकिन 60%, जो याद रखने वाली बात है, 60% मिल्स उत्तर प्रदेश और बिहार में, 60% मिल्स। इतने सारे राज्यों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत गन्ना होता है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बात ध्यान रखने वाली बात है, जो मैं अभी पॉइंट पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान देना। बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी शुगर केन इंडस्ट्रीज हैं वो महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। उसके रीज़न है, उसका ये रीज़न है महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट होने का कि वहाँ का जो गन्ना प्रोड्यूस हो रहा है उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत हाई है। कूलर क्लाइमेट है वहाँ पर कंपैरेटिवली, इस वजह कूलर क्लाइमेट की वजह से वहाँ का जो क्रशिंग सीज़न है, यानी गन्ने को काटने का जो सीज़न है वो बहुत लंबा खिंच जाता है क्योंकि गन्ना बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक का
सही रहता है, सही क्वालिटी में रहता है, इसलिए उसको आराम से काटा जा सकता है। उसके अलावा वहाँ के जो कॉपरेटिव्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। तो पहला महाराष्ट्र में क्यों शिफ्ट हो रहा है गन्ना, यानी शुगर मिल इंडस्ट्रीज, हाइयर सुक्रोज कंटेंट वहाँ के गन्ने का, कूलर क्लाइमेट, सो लॉन्गर क्रशिंग सीजन एंड कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल, राइट। इसके अलावा आपको जो बात याद रखनी है शुगर इंडस्ट्रीज की, बस वो तो इतना ही हो गया। तो 3 हो गए आपके, है ना, जूट, शुगर एंड कॉटन। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब हम ज़रा मैप देख लेते हैं। मैप में आपका कौन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। तो यहाँ पर आपके कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल के बारे में है। अब देखो, कॉटन इंपॉर्टेंट है भाई। कॉटन जो सबसे पहले जो आपको नाम याद होगा कि वीविंग कहाँ, स्पिनिंग कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, इन्होंने बोला ना, वीविंग नहीं स्पिनिंग, है ना। उसके अलावा फिर अब यहाँ पर जहाँ पर वीविंग होती है, वीविंग तो बहुत जगह होती है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे ये आपका गुजरात वाला रीजन, पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, बड़े फेमस एरियाज हैं बच्चों ये, ठीक है। उज्जैन, कल को बिजनेस भी करना होगा तो आप लोग कर सकते हो, ओके। एंड दिस महाराष्ट्र देखो, तो ये मध्य प्रदेश, ये पूरा वेस्टर्न एरिया जो है, वेस्टर्न जो एरिया मेनली यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल, ये ब्लैक 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 करके देखोगे तो पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, वर्धा, मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, उज्जैन, देवास, इंदौर, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु में भी होता है। तमिलनाडु में शायद चेन्नई है और कोयम्बटूर एंड मदुरई ये है। इसके अलावा आपका कहाँ पर होता है ये, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मेनली, मुर्शिदाबाद, हुगली, हावड़ा, ठीक है, कोलकाता के पास जगह। आगरा, कानपुर और वाराणसी में भी होता है। इसके अलावा वुलन टेक्सटाइल्स ये रेड डॉट्स हैं, मैसूरू, मुंबई, जामनगर, अहमदाबाद, मिर्ज़ापुर, कानपुर, शाहजहां, ग्वालियर। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वेस्टर्न एरियाज में ये चीज़ें याद रखनी, वेस्टर्न, सदर्न एरिया और आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ पर मेनली होती ही होती है। तो उसमें मुंबई याद रख लो, पोरबंदर याद रख लो, राजकोट याद रख लो क्योंकि गांधी जी का शहर था, है ना, पोरबंदर गांधी जी, औरंगाबाद, जलगांव, है ना, देवास, इंदौर, उज्जैन और अपना कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई यहाँ पर होता है। बाकी हावड़ा, हुगली में होता है, ठीक है। सिल्क टेक्सटाइल थोड़े लिमिटेड एरिया में, बंकुरा है एक जगह, मुर्शिदाबाद में होता है, और आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है क्या, हाँ, यहाँ बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग में ये सिल्क टेक्सटाइल है। बाकी आप अगर देखोगे तो वुलन टेक्सटाइल थोड़ा सा इन जगहों पर नदर्न इंडिया में ज़्यादा है ना, ये अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, गुरुग्राम, जयपुर, ग्वालियर, ठीक है। तो कोई भी आप एनी 5 एनी 2 मार्क कर सकते हो, कोई भी आप याद कर लो, मुंबई याद कर लो, मुर्शिदाबाद याद कर लो, कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे है। बाकी इसके बाद हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आपकी आयरन स्टील टेक्सटाइल आ जाती हैं। आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल भाई इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं और सारी चीज़ इस पर डिपेंडेंसी है। इसमें क्या याद रखना आपको, बेसिक तो आपको सब चीज़ याद रख, बेसिक तो सारी चीज़ें याद है आपको कि हैवी इंडस्ट्री होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन स्टील का कुछ चीज़ें 2-4 चीज़ें याद रखनी, लाइक आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड। आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन 4:2:1 के रेशियो में रिक्वायर होता है टू मेक वॉट, स्टील। इसके अलावा सम क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। मैंगनीज, आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन स्टील बनाने के लिए ये चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लो, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाया कैसे जाता है भाई। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल करा आपने टू प्लांट, रॉ मटेरियल में क्या क्या आ गया, रॉ मटेरियल में आपका आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन 4:2:1 के रेशियो में। इसके अलावा मैंगनीज, सो आयरन ओर इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, इसमें मिलाया जाता है। फिर स्लैग जो क्रिएट होता है उसको, स्लैग यानी गंदगी जो क्रिएट होती है उसको रिमूव किया जाता है। कोकिंग कोल बोले तो कोकिंग कोल तो सिंपल कोल हो गया ना, तो वो ब्लास्ट फर्नेस जो भट्टी होती है उसको गर्म करने के काम आता है, आग लगाने के काम आता है। फिर उसके बाद ये पिघला हुआ आयरन को पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन उसको कहते हैं बेसिकली जिसको जो ना मोल्ड्स, उस पिघले हुए आयरन को कोई मोल्ड्स में, बड़े बड़े बार्स के मोल्ड्स होते हैं उसमें डाला जाता है, तो वो बेसिकली बार जो बन जाते हैं उनको बोला जाता है पिग्स, और इसको पिग आयरन बोला जाता है। मोल्ड्स को कहा जाता है पिग्स और पिग आयरन। उस पिग आयरन को बाद में प्योरीफाई करके, वापस से मेल्ट करके, ऑक्सीडाइज करके, उससे इम्प्योरिटीज़ को हटा के मैग्नीज, निकल और क्रोमियम ऐड किया जाता है। ये एलॉयज होते हैं, मैग्नीज, निकल और क्रोमियम,
इनको मिलाकर फिर वो स्टील बनता है। बाद में उसको रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग करके स्टील के कुछ भी बना लो, शीट बना लो, ये बना लो, वो बना लो। ठीक है। अच्छा, अब ये आयरन एंड ओर कहाँ मिलता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो बच्चों ये आयरन एंड स्टील इंपॉर्टेंट है, और आपको बताया था छोटा नागपुर प्लाट्यू रिच इन मिनरल रिसोर्सेज है, तो वहीं पर ये छोटा नागपुर प्लाट्यू में मेनली कंसंट्रेटेड है। ये देखो छोटा नागपुर प्लाट्यू में। अब आपको देखो वेस्ट बंगाल में दो है, बुरनपुर और दुर्गापुर। ठीक। आपका उड़ीसा में राउरकेला, और झारखंड में आपका बोकारो एंड जमशेदपुर, और छत्तीसगढ़ में भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट, आयरन स्टील प्लांट, राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बरनपुर, ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड। आप देख रहे हो यहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड। इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का इधर भी हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सालेम। यहाँ पर आपके सालेम तो तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है विजयनगर और भद्रावती, और विशाखापट्टनम हो गया आपका आंध्र प्रदेश में। बाकी इसके अलावा भिलाई याद रखना, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर एंड बरनपुर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ये आप समझ लो, ये जो एरिया है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। बोकारो, जमशेदपुर टिस्को का प्लांट है, राउरकेला, भिलाई, बरनपुर, दुर्गापुर। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे ही मार्किंग करके याद रख सकते हो यार, है ना। अब टाइम थोड़ा कम बचा है, आपको खुद से करना पड़ेगा ये चीज़ें जल्दी जल्दी फटाफट, है ना बच्चों। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखो वही लिखा हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज लार्जली बिकॉज द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन इज फॉर लो कॉस्ट ऑफ आयरन, यहाँ पर होता है हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी टू चीप लेबर, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ पर, पानी भी अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये होता है। इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री जो माइनिंग और मिनरल्स में आती है वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, याद रखना। क्यों एल्यूमिनियम इतना फेमस है, क्योंकि इट इज़ लाइट, पहली चीज़, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी इसमें जंग नहीं लगती है। दूसरा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलिएबल है, इजीली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग विद फिक्स व्हेन मिक्सड विद फिल अदर मेटल्स, स्ट्रॉन्ग होता है। तो एल्यूमिनियम एरोप्लेन्स बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर के लिए काम आता है, क्योंकि लाइट है ना, आयरन से नहीं बना सकता हम क्योंकि भारी हो जाएगा। ठीक है। और स्टील से नहीं बनाते कि भैया ऐसा भी ना हो जाए कि उसमें पता चला बिजली आए तो बिजली कड़क के बिल्कुल वो हो जाए, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो यह है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। बाकी हमें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में जानना है कि एल्यूमिनियम होता किसे है। एल्यूमिनियम बनता है एक मटेरियल कहते हैं, जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो होता है बॉक्साइट। ठीक है, इसको अभी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में पढ़ोगे, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कितना, 4 to 6 टन्स, यानी 4000 से लगभग 6000 kgs ऑफ बॉक्साइट चाहिए होता है 2 टन ऑफ एल्यूमिनिया बनाने के लिए। और फिर इस एल्यूमिनिया से बनता है 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी 1000 टन ऑफ एल्यूमिनियम। तो वही 4:2:1 का रेशियो समझ लो जो ऊपर पड़ा था, 4000 से 4 to 6000 टन्स ऑफ बॉक्साइट से 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना एंड 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो रॉ मटेरियल बॉक्साइट से निकाल के, माइन से निकाल के ट्रांसपोर्ट के होता है, फिर इससे बॉक्साइट को क्रश किया जाता है और एल्यूमिनिया को डिसॉल्व करके निकाला जाता है। बाद में फिर इसमें बल्क और क्या है, बल्क और शिप्ड टू साइट, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी, पिच फ्रॉम कोयलरी। मतलब ये जो चीज़ें इसमें चाहिए होती है एल्यूमिनियम रिफाइनरी में। ठीक है, पेट्रोलियम चाहिए होता है भाई, आग लगानी है ब्लास्ट फर्नेस के लिए ना, पिच फ्रॉम कोयलरी, और बल्क और को वो करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, इस एल्यूमिनियम को, एल्यूमिना को एल्यूमिनियम क्रिएट करने के लिए एक प्रोसेस होती है, क्रायोलाइट का यूज़ किया जाता है। अब मोल्टन मेटल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम में ये बोले तो ये क्रायोलाइट का यूज़ किया जाता है। क्रायोलाइट क्या होता है कि जिससे इसमें क्या बोलते हैं उसको, परत क्रिएट हो जाती है एल्यूमिना के ऊपर, एल्यूमिनियम की। ठीक है, क्रायोलाइट एक इम्पॉर्टेंट वो है इलेक्ट्रोलाइट का मेटल। ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें, जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ना भाई लोग, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें अच्छा एक चीज़ मिस आउट हो गई, रुको, 18,600 किलोवाट पर आवर पर टन ऑफ ओर। एक टन में 18,600 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है ना,
तो वही है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। बॉक्साइट, इसमें जो याद रखने वाली बात है ना बच्चों, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से होता है ये चीज़ है, ठीक है। बाकी केमिकल इंडस्ट्रीज पढ़ लेते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज का यूज़ होता है भाई इंडस्ट्री में ये सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक, एडहेसिव्स, पेंट्स, डाइज, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश वगैरह वगैरह का यूज़। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है ना। और आपके सिंथेटिक, देखो ये बता रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है आपके फर्टिलाइजर बनाने के, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट्स बनाने का। नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश से ग्लास बनता है, सोप बनता है, डिटर्जेंट, पेपर बनता है, कॉस्टिक सोडा वगैरह वगैरह, ये बता रहा है, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत ना। Why do you think it is so? Organic chemical include petrochemical which is used for manufacturing of synthetic रुको आगे, फालतू की चीज़ छोड़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें पकड़ो, वरना टाइम वेस्ट करना बहुत भारी पड़ जाएगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से होते हैं? तीन ही तो मेजर फर्टिलाइजर्स होते हैं, डीएपी, नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटैश, एनपीके, ठीक है। इसके अलावा डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, कुछ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स भी होते हैं ना, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, राइट, जिसको हम यूरिया कहते हैं। तो ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटैश एनपीके, ठीक है। ये होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इस इंडस्ट्री का जो मार्केट है बड़ा है, और भी स्टेट्स में वो हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में बच्चों मैं बहुत फास्ट फास्ट पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ना थोड़ा पेस मिला के चलो, ताकि टेंशन मत करो कि अरे यार ये बोर हो रहा है या फास्ट फॉरवर्ड कर दो। अरे भाई मैं जो वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो ना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ चीज़ हाईलाइट नहीं करूँगा कि मिस आउट कुछ ना हो जाए। तो सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, इसमें क्या ये चीज़ याद रखनी है, बाकी चीज़ें तो पता ही है, कोल, इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात। तो मेनली जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो कौन सा है? लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। तो इसमें लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम वाला रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा आज की जो मेजरली जो इंडस्ट्री निकल के आ रही है, जो बढ़ रही है इंडस्ट्री, वो कौन सी है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। एक मिनट, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री छूट गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हाँ, यह ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट, मल्टी यूटिलिटी, लिबरलाइजेशन आर कमिंग। इसको छोड़ो, इसको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पे आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम ही वो चल रहा है। तो इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आजकल मोस्टली सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है। बेंगलुरु यानी बैंगलोर कर्नाटका में हैज़ इमर्ज्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और बाकी इसके अलावा सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस लाइक नोएडा, कोलकाता, सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और आपका ये बेंगलुरु, ठीक है। नोएडा, दिल्ली में नोएडा भी कह सकते हो, पुणे, या आईटी सॉफ्टवेयर हब बनते जा रहे हैं, जो मेजर बड़े बड़े टाउन्स हैं ना, ये सारे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रुको, इसका मैप तो था यार, मैप कहाँ चले गया? ओके, मैप देख लेंगे शायद इसके नीचे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयर पोल्यूशन पता है क्या होता है, सबको पता होगा एयर पोल्यूशन क्या होता है भाई। एयर में जब कुछ अनवांटेड गैस, अनडिज़ायरेबल गैस लाइक पोल्यूशन वाली जहरीली गैस फैल जाती हैं तो उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अनडिज़ायरेबल कुछ गैसेस होती हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो जाती हैं। इसके अलावा एयर बॉर्न पार्टिकुलेट मैटर, एक पीएम करके हम पार्टिकुलेट मैटर करके हम क्या करते हैं, किसी भी एयर की डस्ट को मेजर करते हैं, पार्टिकुलेट मटेरियल्स कहते हैं उसको, ठीक है। कुछ इसमें सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं पीएम, कुछ लिक्विड भी होते हैं। इसमें डस्ट, स्प्रे मिस्ट, स्मोक वगैरह वगैरह आ जाते हैं। स्मोक इज एमिटेड विद केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्न्स,
भाई ईंट की जो भट्टियाँ होती हैं, रिफाइनरीज जो होती हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स जो होते हैं, अभी पढ़ रहे थे ना स्मेल्टिंग भट्टियों वाले, फॉसिल फ्यूल जलाने से, ये सारे क्या होते हैं, पीएम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कुछ सॉलिड और लिक्विड पर्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हैं। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, तो एयर पोल्यूशन इनसे होता है। दूसरा होता है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट या एफ्लुएंट इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। इसमें मेन जो रीज़न होते हैं वो कौन होते हैं, पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, ये सब, टैनरीज, ठीक है। अब ये क्या होता है कि भाई इसकी वजह से हमारा जो बेसिकली पानी है वो दूषित हो जाता है। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट। जो मेनली करे जाते हैं वो फ्लाई ऐश, यानी वो जो राख जैसी होती है जो उड़ती रहती है, फॉस्फोजिप्सम, आयरन स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाला स्लैग जो इम्प्योरिटी होती है, वो इसमें मेजर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं ना, पानी को गर्म करके स्टीम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वो हाई प्रेशर में स्टीम को छोड़ते हैं आपके टरबाइंस पर, और वो टरबाइन फिर उन हाई प्रेशर से घूमता है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि पानी इतना गर्म हो जाता है, क्योंकि सॉरी, पानी को गर्म होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पानी को ठंडा किए बिना ही पॉन्ड्स में और रिवर्स में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पर बुरा असर पड़ता है। तो थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इन थर्मल प्लांट इज ड्रेन्ड इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। और तो बिना पानी को ठंडा करे वो लोग रिवर्स और पॉन्ड्स में छोड़ देते हैं। और कई बार तो ये थर्मल पावर प्लांट्स में पानी को गर्म करा जाता है न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। अब न्यूक्लियर फिजन यानी जो न्यूक्लियर एक्टिविटी की वजह से होता था, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस भी हो जाता है, कई बार कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेजेस, है ना। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन भी इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखना। न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे पानी गर्म किया जाता है ना, ठीक है। इसके अलावा ये भी कुछ इंपॉर्टेंट, डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट पैकेजिंग, सॉल्ट एंड गार्बेज रेंडर सॉइल यूजलेस, रेन वाटर पर्कुलेट्स इन सॉइल कैरिंग वाटर पोल्यूटेंट। ये बेसिकली ये है कि भाई क्या करते हैं लोग, ग्लास का कूड़ा कचरा या हार्मफुल केमिकल्स का वो सॉइल के ऊपर मिट्टी के में गड्ढा खोद के डाल देते हैं। अब होता क्या, जब बारिश आती है उस गड्ढे में भरा हुआ कचरे को वो क्या करता है, ये पानी, बारिश आती है तो वो ना गड्ढे का जो कचरे का जो सारा एफ्लुएंट है वो ना ग्राउंड वाटर में लेके जाती है, और उससे क्या होता है जो नीचे का ग्राउंड वाटर है उसमें भी इम्प्योरिटीज़ हो जाते हैं, इससे ग्राउंड वाटर भी इम्प्योर होता है, समझे। इसके अलावा है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन में ये है कि नॉइस पॉल्यूशन एक अनसेड है बट इट्स वेरी प्रॉब्लम, इट ऑल्सो कॉजेज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, अमंग साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स। कई सारे फैक्ट्रीज के इक्विपमेंट्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ बनाती हैं, तो इसलिए इन सबको एक ऐसे चैम्बर्स में बनाना चाहिए जो कि साउंड प्रूफ हो। तो क्या करा जा सकता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको देख लो। पहला, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग रिसाइकलिंग इट। भैया जो पानी को प्रोसेसिंग के लिए, इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होना है पानी को, उसको रिसाइकल करो, रीयूज़ करो। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। तीसरा, ट्रीट हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर रिवर। भैया पहले जो गर्म पानी है, हॉट वाटर है या कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, वेस्ट वाटर है, उसको पहले प्योरीफाई करो या ठंडा कर दो और फिर रिवर्स में और पॉन्ड्स में छोड़ो, ऐसे मत छोड़ो। इसको 3 प्रोसेस में करना चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट करना चाहिए जिसमें कोई भी स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लक्चुएशन और सेडिमेंटेशन, यानी कोई भी इम्प्योरिटी, मोटी इम्प्योरिटी है उसको स्क्रीनिंग करके, सुपरवाइज करके, चेक करके ठीक करा जाए। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी सड़ा गला के, यानी उसमें कीड़े जो हैं, जो बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो इन कीड़ों को ट्रीट करते हैं, जैसे सीवेज को ट्रीट करने वाले कीड़े होते हैं ना, जो कि लाइक गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि उसको पानी में क्रिएट कर देते हैं पूरा, तो उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस करनी चाहिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और बाद में तीसरा,
केमिकल ट्रीटमेंट भी हो इसके साथ साथ। केमिकल ट्रीटमेंट, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाएं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को फ़र्क ना पड़े। इसके अलावा क्या करना चाहिए, इसके अलावा ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर को ज़्यादा ना निकाला जाए, लिमिट में निकाला जाए, वरना ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, पर्टिकुलेट मैटर इन एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक। जो चिमनीज हो फैक्ट्रीज की, उनमें स्मोक स्टैक सेट करे जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, यानी कपड़े के कुछ फिल्टर्स, फैब्रिक फिल्टर, जैसे मास्क पहनते हैं ना कपड़े का मास्क, वैसी चिमनीज में भी फैब्रिक फिल्टर्स बनाया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स बनाया जाए, स्मोक स्टैक बनाया जाए, जो कि धुएं को भी फिल्टर आउट करके निकालें। तो ठीक है, धुएं को भी, मतलब जो मोटी गंदगी है धुएं में निकलने वाली, उसको फिल्टर आउट करें जिससे कि मोटी गंदगी उसमें ना जाए, एनवायरनमेंट में ना जाए। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस। कोल की जगह इस ऑयल का यूज़ करा जाए या ये सीएनजी गैस का यूज़ करा जाए अपने इनको वो करने के लिए, ब्लास्ट फर्नेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड यूज जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। नॉइज पोल्यूशन ना हो इसलिए साइलेंसर लगाओ उनमें। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी शुड बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी। और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये आप इनको उसमें रीडिज़ाइन करो। ओके, इसके अलावा ये देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रखा है ना यमुना में, पानी को डिस्चार्ज करने से पहले दिल्ली में ये सीवेज ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा एनटीपीसी का ये एक पावर मैनेजमेंट सिस्टम था, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसको बहुत अच्छी तारीफ मिली। इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स क्रिएट करे, नेशनल थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट, नेशनल थर्मल पावर प्लांट पावर कॉरपोरेशन है एनटीपीसी का फॉर्म। इन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ इन्होंने प्लांट लगाए वहाँ सबसे पहले तो ना कुछ स्टेप्स अपनाए कि इन्वायरमेंट को भी हम मैनेज करेंगे, इन्वायरमेंट ख़राब ना हो हमारे इसी वजह से। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है एनटीपीसी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कुछ स्टेप्स अपनाए, जैसे कि पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स। लेटेस्ट टेक्निक्स वो करी इन्होंने, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स, अपने इक्विपमेंट्स को चेंज करा। दूसरा, वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज़ करा। तीसरा, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, जहाँ जहाँ इन्होंने फैक्ट्रीज लगाई वहाँ इन्होंने ग्रीन बेल्ट यानी फॉरेस्टेशन बहुत करा, एफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। चौथा, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, जो राख इनके यहाँ पर जो ऐश क्रिएट होती होगी ना, उससे ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग, उसका ऐश का यूज़ करा एक्चुअली अलग अलग कामों में। इसके अलावा इन्होंने एक पूरा डेटा बेस बनाया, पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, एक पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाया, जिसमें कितना कहाँ पर हमने अच्छा काम करा है, कहाँ पर हमने बुरा काम करा है, क्यों काम अच्छा हो रहा है, कहाँ पर इन्वायरमेंट में फ़ायदा हो रहा है, कहाँ इन्वायरमेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा। इन्होंने पूरा मैनेजमेंट क्रिएट करा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया इन्होंने, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। और इसके अलावा अभी ये देखो, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी देख लो मैप में। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज़ वेरी इजी टू लर्न एक्चुअली, बिकॉज सबसे पहले तो आप देखो कि सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको, बेंगलुरु तो एक इंपॉर्टेंट हब ही हो गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का, यानी आईटी सॉफ्टवेयर पार्क्स का पूरा ये हब ही हो गया बेंगलुरु, है ना। तो ये बेंगलुरु तो आपकी पहली लिस्ट में होगा ही होगा। इसके अलावा सबसे सारे आपके जो चार वो हैं, दिल्ली, ये जो कि नोएडा में आ गया, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, मेट्रोपॉलिटन टाउन्स। इसके अलावा आपके मेजर जो शहरों की शहर हैं वो, आसाम, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी हो गया, ठीक है, मोहाली नदन साइड में, नदन मोस्ट साइड में, गांधीनगर हो गया, इंदौर, जयपुर। ये तो बाकी याद हो जाएगी, पता है, आप इतने भी याद कर लोगे ना उतना भी काफ़ी है, इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको मेजर याद करने की ज़रूरत है। सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा हो गया, तिरुवनंतपुरम के पास, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा हो गया, मोहाली। वेस्टर्न मोस्ट कौन सा हो गया, गुवाहाटी। ईस्ट, ये वेस्टर्न मोस्ट हो गया गांधीनगर। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हो गया, गुवाहाटी, ऊपर है गुवाहाटी, ठीक है। और आपका नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, और बाकी चार मेट्रोपॉलिटन टाउन्स हो गए। उसके अलावा आपका ये पुणे हो गया, राइट, पुणे है, फिर बेंगलुरु हो गया। काफ़ी है, इतना कितना याद करोगे, है ना। तो ये इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। बाकी और भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, फटाफट इसको रिवाइज़ कर लो यार।